बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ अब्दुल इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएबल एसेट, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन की रेट्स, देन प्रोपोर्शनल यूज, उसकी रिटन डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड हमने डिस्पोजल को डिस्कस किया था। डिस्पोजल में हमारे पास कुछ स्नैरियोज लास्ट वीडियो के अंदर रह गए थे। हम उसी स्नैरियो से फिर ऑनवर्ड अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जो डिस्पोजल के अंदर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनमें नंबर वन तो फेयर प्रोपोर्शनल यूज है। उसको हम देखेंगे कि उसकी कंसिडरेशन के टाइम या उसकी डिस्पोजल के टाइम हमें क्या कंसिडरेशन जेन में रखनी होगी। फिर एक्सपोर्ट, अगर आप एसेट कर देते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट उसको यूज करते हैं और बाद में उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसकी क्या एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हमें जेन में रखनी है। देन बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर बिजनेस एसेट है, बिजनेस एसेट के बाद आप उसको सेल आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्पेशल ट्रीटमेंट करना है। लीजिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए से अगर आपने एसेट लिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। और देन लास्ट बट नॉट लीस्ट द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। सो सबसे पहले जो फेयर प्रोपोर्शनल यूज है, इसके लिए मैंने आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल रखी है, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स। तो अब कंप्यूटेशंस वगैरह आपको नजर आएंगी। तो रिटन डाउन जो वैल्यू है, लेट्स सपोज एक एसेट है, उसकी ब्रॉट डाउन वैल्यू 200,000 है। और मैंने इसमें अज्यूम, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ये अज्यूम किया है कि एसेट जो है वो सेल आउट हुआ है, लेकिन उसी साल में सेल आउट नहीं हुआ जिस साल में मैंने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, उससे नेक्स्ट ईयर में सेल हुआ है। क्योंकि देयर इज अ रूल कि जिस साल आप एसेट को सेल करते हैं उस साल आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। तो ये मेरा जी रिटन डाउन वैल्यू है, ब्रॉट डाउन। मेरा बिजनेस यूज इसमें 80% है, अदर यूज इसमें 20% है, और एनुअल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 15% है। अब मैंने डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट की 200,000 का, मैंने 15% लिया तो ये 30,000 आ गया। अब इसमें जो फेयर प्रोपोर्शनल यूज जो मुझे अलाउड डेप्रिसिएशन है दैट इज 24,000, और जो अनअलाउड डेप्रिसिएशन है 30,000 से मैंने 24,000 को लेस किया तो ये 6,000 है। और एसेट जो सेल आउट हुआ है वो हुआ है 250,000 में। ये कंसीडरेशन आ गई। यहाँ पे मैंने रिटन डाउन वैल्यू की कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कैलकुलेट की। वो किस तरीके से कैलकुलेट की, मैंने 200,000 को लिया, उसमें से फिर अलाउड और अनअलाउड दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो है रिटर्न डाउन वैल्यू कैरी फॉरवर्ड आ गई। ये है वो स्पेशल चीज। अब जब हम एसेट को सेल आउट करेंगे उस टाइम ये दोनों माइनस हो जाएगी, लेकिन जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसमें ये नहीं होती। दिस इज द स्पेशल थिंग फॉर डिस्पोजल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट केस में। मैं आपको पहले इसकी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसकी जो सेक्शन 22 और उसकी सबसेक्शन जो है वो 14, मैं ये आपको दिखाता चलूं। उसको पहले नरेट भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीज जो है वो समझ आ जाए। तो सेक्शन 22 एंड सबसेक्शन 14। सो हियर इज योर रिक्वायर्ड सेक्शन। तो ये देखिएगा जरा यहाँ पे कि वेयर अ डेप्रिसिएबल एसेट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, that has been used by a person in Pakistan is exported or transferred out of Pakistan, the person shall be treated as having disposed of the asset at the time of the export or transfer for a consideration received equal to the cost of the asset. अब ये इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट ये है कि जब आप एसेट, बिजनेस एसेट को इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान से बाहर बेच देंगे यानी एक्सपोर्ट कर देंगे, तो जितनी डिस्पोजल कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है, वो बेसिकली कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। कंसिडरेशन इक्वल टू कॉस्ट। अब मैंने इसमें येलो में ये किया कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो भी गेन आप पाएगा वो असल में डेप्रिसिएशन जो आपको अलाउ की गई होगी वो उसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। तो मतलब ये है कि आपको एक बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर क्योंकि उस एसेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितनी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ है सिर्फ उतना ही गेन लिया जाएगा, उससे ज्यादा गेन नहीं लिया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी अब बात कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सेक्शन 22 सब सेक्शन 13 बी और डी, इसको भी मैं पहले आपके सामने रेट कर देता हूँ। ये है जी सेक्शन 22 और इसकी फिर ये बी एंड डी जो क्लॉज है इसको देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है इसमें। अगर हम देखें सबसे पहली बात जो उसने की है वो ये है कि इसमें
कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कॉस्ट ऑफ लैंड शामिल नहीं है। ठीक है जी। जब हम इसकी जो है कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड को शामिल नहीं करेंगे। अगर वो इकट्ठी है तो कॉस्ट उसको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद ये है कि वेयर कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, द कंसीडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब आप समझ गए होंगे, अभी मैंने एक्सपोर्ट वाला केस भी आपको समझाया है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी वही केस अप्लाई किया गया है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपकी जो कंसीडरेशन है वो जो है वो कॉस्ट के इक्वल कर दी जाएगी। मतलब ये कि जो गेन है वो आपका डेप्रिसिएशन अलाउड तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अच्छा, लीजिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक की अब बात कर लेते हैं। लीजिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक में ये है कि अगर कोई भी एसेट जो है वो लीजिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक से आप ओन करते हैं, देन एनी एसेट ओन बाय लीजिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक और अमदारबा और शेड्यूल्ड बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड लीज टू अनदर पर्सन इज ट्रांसफर्ड एज यूज्ड इन द लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा और द शेड्यूल्ड बैंक और द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिजनेस। तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा कि अगर कोई भी एसेट जो कि लीजिंग कंपनी ओन करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक ओन करता है, या मुदारबा या शेड्यूल्ड बैंक करता है, या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करता है, और उसको लीज कर दिया जाता है अनदर पर्सन को, ठीक है ना, इज ट्रीटेड एज यूज इन द लीजिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक और मुदारबा। तो ये तस्वुर किया जाएगा कि वो लीजिंग कंपनी के यूज में है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बताई थी चीज कि जो डेप्रिसिएशन है, डिडक्शन जो लीजिंग कंपनी को, इन्वेस्टमेंट और मदार और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये लीज करते हैं और वो उन्होंने इसको ओन करते हैं एसेट्स को, तो उसको जो है वो क्या होगा, डिडक्टिबल ओनली अगेंस्ट द लीज रेंटल इनकम। वो डेप्रिसिएशन जो है वो लीज रेंटल इनकम में से जो है वो माइनस होगी, वो जो डेप्रिसिएशन है। तो इस सिलसिले में अब जो सबसेक्शन 13 है, सेक्शन 22 की सबसेक्शन 13, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी और पर्सन को इसको लीज आउट करते हैं तो ये यूज होगा, ये तस्वर किया जाएगा, इज ट्रीटेड एज यूज इन द लीजिंग कंपनी। तो मतलब ये कि डेप्रिसिएशन जो है और जो डिस्पोजल है वो उसी में ही अलाउ होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या मुदारबा या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। देन बात कर लेते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। अब नॉट प्लाइंग फॉर हायर और प्लाइंग फॉर हायर का मैंने डिफरेंस आपको पहले बता दिया था, लेकिन उसको रिपीट कर देता हूँ कि प्लाइंग फॉर हायर से मुराद वो व्हीकल हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, और नॉट प्लाइंग फॉर हायर में आपकी प्राइवेट व्हीकल आते हैं। अच्छा, इसमें एक जो स्नैरियो है वो ये है कि इसमें, अब मैं आपको सबसे पहले इसकी जो सेक्शन है वो भी बता दूं कि इसमें पहले तो हमने सब सेक्शन 13 देखनी है, सेक्शन 22 की, और फिर सब सेक्शन 10 को भी देखना है। तो पहले मैं अगर आपको 13 की एक बात बताऊं कि इसमें बेसिकली क्या चीज डिस्कस की जा रही है, वो ये है कि जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है उसमें जो डेप्रिसिएशन की हदबंदी है वो की गई है कि प्राइवेट व्हीकल जो है उनको 7.5 मिलियन तक जो है वो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ है। अगर आप इससे महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो वो फिर बिजनेस में डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए फिट नहीं होगी, आपको सिर्फ 7.5 मिलियन तक डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। अब इस तरह का जो एसेट जब डिस्पोज ऑफ होता है तो उसका फिर हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि सबसेक्शन 10 के अंदर जो है वो एक फॉर्मूला है जो कंसिडरेशन को कंप्यूट करने के लिए जो है वो लॉ में रखा गया है। अब इसमें अगर हम आए तो इसमें ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी डिवाइडेड बाय सी एंड मल्टीप्लाई बाय ए। तो बी में जो है जो बात की गई है वो उसी अमाउंट की है जो 7.5 बिलियन की जो मैंने अभी आपको बताया, और सी में एक्चुअल कॉस्ट की बात है। तो कॉस्ट जो कि अलाउड है वो 7.5 है, और जो कॉस्ट एक्चुअल है, लेट्स सपोज मेरे सिनेरियो के मुताबिक एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो थी 1,25,00,000, और जो अलाउड कॉस्ट है वो है 7.5 बिलियन यानी 75 लाख। और मैंने मल्टीप्लाई इसको कर देना है जो अमाउंट मैंने रिसीव की है। अब मैंने जो अमाउंट रिसीव की है वो है 1,15,00,000। अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला मेरे पास जो मैंने अप्लाई किया, इस फार्मूला के तहत जो कंसीडरेशन मेरे पास आती है अंडर सबसेक्शन 22 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 10 के मुताबिक वो है 6.9 मिलियन। 6.9 मिलियन मेरी वो अमाउंट है जो कि कंसीडरेशन है नॉट अप्लाइंग फॉर हायर में। चूंकि लॉ ने मुझे
कॉस्ट में रिस्ट्रिक्ट किया है तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल मुझे एक बेनिफिट दिया है कि मेरी टोटल कंसीडरेशन के ऊपर जो है वो गेन कैलकुलेट नहीं हो रहा। अगर टोटल कंसीडरेशन के ऊपर गेन कैलकुलेट होता तो वो ज्यादा गेन कैलकुलेट होता। तो मेरा जो है वो गेन उन्होंने मिनिमाइज किया है और इसमें से फिर WDV को लेस किया तो वो 54 लाख आया। तो ये गेन जो है वो 1.5 मिलियन का कैलकुलेट हो गया। अब इस तरीके से आज हमारा जो डेप्रिसिएशन वाला जो पोर्शन है और उसके साथ जो सेक्शन 22 और फिर डिस्पोजल ये सारा मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इनिशियल अलाउंस को कंप्लीट करेंगे। अपना दोस्तों और अजीज़ वकारों का ख्याल रखिएगा, इस यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।